नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज चर्चा करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। और चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से हमने देखा है कि चाहे वो बात ट्विटर में हो, अलग अलग ट्वीट्स को लेकर और उस पर दिए जाने वाले ज्ञान या उसके कंटेंट को लेकर, जिसे कई बार पुलिस के मुताबिक वो अपनी सीमाओं के बाहर जा रहा है, या फिर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में किस तरीके से जो कंटेंट परोसा जाता है और कई बार वो जो कानूनी सीमाएं हैं, बंदिशें हैं, उनको पार करता हुआ नजर आता है। और हर बार ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स को नोटिस देकर या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का अधिकार हमारे पास नजर आता है, या ये कंपनियां जिस तरीके से भारत में रजिस्टर्ड हैं वो उसके दायरे के अंदर हैं या बाहर नजर आती हैं। और दूसरा सवाल ये है कि इनका क्लासिफिकेशंस क्या है, क्या ये सोशल मीडिया कंपनियां हैं या टेक्नोलॉजिकल सोशल मीडिया कंपनियां हैं, या फिर ये पूरी तरीके से मीडिया हाउसेज या मीडिया कंपनियों के तौर पर हम इन्हें देखें जिस तरीके से इनका रेवेन्यू मॉडल है। नियम क्या है, इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से अब तक नजर आता है, लेकिन इनके रूप, इनके आकार और इनके अलग अलग मॉडल्स और इनकी जो कार्यशैली है उसके लिहाज से यहाँ ये कहां पर खड़े हो जाते हैं। और इसको समझेंगे अपने तीन बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ हैं एडवोकेट कर्णिका सेठ हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ ब्रजेश सिंह जी हैं और साथ ही साथ डॉक्टर अभिषेक आत्रे हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाहूँगा कर्णिका आपसे कि जब भी हम सोशल मीडिया की बात करते हैं और ख़ास तौर पर जिस तरीके के ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स में इनकी डेफिनीशन और इनके अपने जो अब तक के एफिडेविट या दुनिया के अलग अलग देशों में जो अपने आप को कहते हैं, इनका एक वर्ड जो ये यूज़ करते हैं, ये सीधे तौर पर कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के तौर पर है। लेकिन जब हम ट्विटर या इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं जो कि कंटेंट को एडिट भी करते हैं, कंटेंट पर पाबंदी भी लगाते हैं और कंटेंट को जिसे एल्गोरिथम कहा जाता है उसके सहारे काफी कुछ डील करते हैं जो कि इनके बिजनेस मॉडल से जुड़ा हुआ है, तो भारत में ये क्लासिफिकेशन इनका क्या नजर आता है आज के दौर में? देखिए, जो ये टेक कंपनीज हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आमतौर पे हम देखते हैं कि वो एक इंटरमीडियरी के अंडर अपने आप को क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि उसमें ना तो वो सेंडर ऑफ द मैसेज में आते हैं, ना वो उसका कोई मॉडरेशन करते हैं कंटेंट का, और ना उनको पता होता है कि फाइनल एड्रेसी कौन है, या कोई पब्लिश होता है कंटेंट उसको वो मॉड्यूलेट नहीं करते, मॉनिटर नहीं करते, तो वो अपने आप को इंटरमीडियरी कहते हैं। बट आमतौर पर हम अगर देखें इस चीज को कि वो एड्स भी चलाते हैं, उनके पास एड के रिलेटेड टूल्स भी होते हैं, और कुछ कंटेंट को वो स्टडी करते हैं, कुछ कंटेंट को वो हटाते भी हैं ड्यू डिलिजेंस नॉर्म्स के हिसाब से। कुछ ऐसा कंटेंट हो सकता है जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफिक हो, या कोई और पर्टिकुलर इलीगल हो, जैसे रिलीजियस कंटेंट हो सकता है जो पब्लिक हार्मनी को डिस्टर्ब करे। कई कंटेंट को वो स्टडी भी करते हैं, तो अगर वो उसे कमर्शियली यूज कर रहे हैं या किसी तरीके से उसका कोई मॉडरेशन कर रहे हैं, तो वो एक पब्लिशिंग हाउस, एक मीडिया हाउस बन जाते हैं। और मुझे लगता है कि ऑफलाइन जैसे पब्लिक जो पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑफलाइन जो हैं मीडिया हाउसेस, उन पे जो भी लॉ लागू होता है, जैसे आपका प्रेस का अलग लॉ है, रेगुलेटर है, उस तरीके से जो जर्नलिज्म की एथिक्स हैं, कोड ऑफ एथिक्स हैं, वो सब उन पे भी लागू होनी चाहिए। तो आमतौर पे आईटी एक्ट के अंडर जो धाराएं हैं, जो लॉज बने हैं या जो कानून है, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस हैं, वो भी उन पे लागू होंगी। और अगर वो एक पब्लिशिंग हाउस के तरीके से मॉडरेट भी कर रहे हैं कंटेंट को और उसे कमर्शियली यूज भी कर रहे हैं, तो वो एक मीडिया हाउस के अंडर भी क्लासिफाई होंगे, जिसमें कि उनको इंटरमीडियरी ना होकर फिर वो एक पब्लिशिंग हाउस बन जाएंगे, और उनको एक प्रेस एंड पीआईबी के भी जैसे गाइडलाइंस हैं, और जो जितने भी हमारे जर्नलिस्टिक नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है। ब्रजेश जी, क्योंकि जैसे कि कर्णिका ने कहा और जो इन कंपनियों का दावा है, भारत जैसे देश में और कई देशों में जो इनके दावे हैं, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का दावा करते हैं, लेकिन अगर हम उसकी डेफिनेशन को देखें तो ये होस्ट करते हैं लेकिन कंटेंट को जनरेट नहीं करते, ना उसको एडिट करते हैं। दूसरा, ये कहते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। लेकिन क्या आज के दौर में पिछले कई महीनों या वर्षों में ये दोनों जो बातें हैं वो महज एक लिखित, मैं कहूं ऐसे शब्द हैं जो हकीकत से दूर हैं, या वाकई इसके करीब कहीं खड़े नजर आते हैं? ये
देखिए कविन जी, इसकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो पिछले दशक में एक bazi.com का केस हुआ। उसके बाद में एक सेफ हार्बर प्रोविजंस देने की बात आई कि यूज़र अगर कंटेंट जनरेट कर रहा है, जहां पर ये कंपनी, जैसा कि कर्णिका जी ने भी बताया, कि ना कंटेंट को क्रिएट कर रही है, ना मॉडिफाई कर रही है, ना एंड यूज़र सिलेक्ट कर रही है, तो इसको केवल इंटरमीडियरी माना जाए और उसको सेफ हार्बर के प्रोविजंस दिए जाएं। तो इसी के तहत एक रूल सेट बना जिसको आप कहते हैं कि इंटरमीडियरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस रूल्स 2011। लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ इनके क्लेम्स हैं कि हमारे यहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, हम यूज़र सिलेक्ट नहीं करते और हम मॉडिफाई नहीं करते। ये तीनों गलत हैं। किस तरह से, मैं बताता हूँ। देखिए, जब ट्विटर का हैक हुआ था, जहाँ पर इलॉन मस्क से लेके कई देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के ट्विटर अकाउंट हैक हुए, तब एक एडमिन पैनल सामने आया जहाँ पर ये दिखाई दिया जा रहा था कि ये लोग ह्यूमन इंटरवेंशन भी करते हैं। इसके अलावा इनके जो ट्रेंडिंग एल्गोरिदम्स होते हैं वो व्यक्ति विशेष के लिए बने होते हैं, आपके डेटा पे डिपेंडेंट होते हैं कि आपकी चॉइसेस या आपके पास्ट लाइक्स डिसलाइक्स किस तरह हैं। उसको लेकर ये लोग ट्रेंडिंग एल्गोरिदम के तहत आपको दिखाते हैं आपके लिए जनरेटेड कंटेंट। सो बेसिकली सिलेक्ट कर रहे हैं आप। तीसरी बात, ये पब्लिशर की तरह एक्ट करते हैं। जब ये कंटेंट को निकाल रहे हैं, चाहे वो कम्युनिटी गाइडलाइन कहें चाहे कुछ कहें, लेकिन ये कंटेंट निकाल रहे हैं, रोक रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो सारी की सारी चीज़ें जो इनको इंटरमीडियरी बनाती हैं या सेफ हार्बर प्रोविजन देती है, उसका ये पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके वायलेशन में ये काम कर रहे हैं। और अगर आप क्लोज रीडिंग करें इंटरमीडियरी गाइडलाइंस की, तो उसमें बड़े स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं कि क्या ये कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। एक विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, अगर आप इसका केवल इंटरमीडियरी गाइडलाइंस 2011 का एक जो रूल 6 है वो देखें, तो उसमें लिखा है कि इंटरमीडियरी शेल strictly follow provisions of act and any other laws for the time being in force। इसका मतलब है कि देश का लॉ ऑफ द लैंड, हमारे सारे कायदे कानून इन लोगों ने मानना चाहिए, लेकिन आप देखें कि इसके वायलेशन में ज़्यादा काम होता है। तो ये एक एनोमलस सिचुएशन है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कविन जी। अभिषेक जी, जिस तरीके से कंपनियों का मैं कहूँ कि चेहरा है, लेकिन चेहरे के पीछे जो कार्यशैली जिसका जिक्र किया ब्रजेश जी ने, और जिस तरीके के रूल्स हैं जिसका जिक्र कर्णिका ने किया, तो क्या आज वक्त की ज़रूरत यह है कि इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्यों ना हम क्लासिफिकेशन में जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की हम संज्ञा देते हैं उसे बदलने, उसे हटाकर दूसरे क्लासिफिकेशन में लाने की ज़रूरत है? और अगर ऐसा करते हैं तो क्या जो तमाम विवाद, अपवाद और आरोप लगते हैं और जिस तरीके से ये हर बार बचते हैं, उससे हमें एक नया रास्ता मिल पाएगा, या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलने में भलाई है? क्योंकि ये कहा दावा किया जाता है कि इनको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास उस तरीके के कानून नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम उस तरह के कानून हमारे पास सफिशिएंट है, उसकी बात नहीं है। अभी जैसे इंटरमीडिएट रूल्स की बात बताई उन्होंने, अपने आप में एक रूल ही सफिशिएंट है, उन्हें सारे लॉज तो पालन करने ही पड़ेंगे। सेक्शन 153A, सेक्शन जितने भी आईपीसी के और प्रोविजंस हैं, अगर वो हेटर्ड स्प्रेड करते हैं तो उसके लिए प्रोविजंस हैं। अगर जैसे कि अभी 26 जनवरी वाला हुआ, या पिछली बार दिल्ली वायलेशन जब हुआ, वायलेंस जब हुई थी, तो लॉज की कमी नहीं है। सवाल है इम्प्लीमेंट हम उनके ऊपर कैसे करें। उनके सारे सर्वर्स तो इंडिया के बाहर रखे हुए हैं। अगर कोई मैसेज जनरेट इंडिया के बाहर होता है और हमारी पुलिस उनसे एड्रेस मांगती है, तो फिर हम उन्हें कहां से पकड़ के लाएंगे? हमारे लॉज टेरिटोरियल इंडिया के बाहर तो एप्लीकेबल होते नहीं है। हमारी मशीनरी इतनी पावरफुल नहीं है। इंडिया के अंदर पकड़ने में हमें पसीने छूट जाते हैं किसी क्रिमिनल को, इंडिया के बाहर से तो कहां पकड़ के लाएंगे? और वो जनरली इतनी इंफॉर्मेशन देते भी नहीं है, वो यही बहाना बना के छूट जाते हैं, हम तो इंटरमीडिएरी हैं। अगर आईपी एड्रेस दे भी दें वो ओरिजिनेटर का, तब भी उसे ढूंढ के निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो सवाल रूल्स में चेंज करने का नहीं है, सवाल यह है कि उन्हें हम किस तरह से बाउंड कर सकते हैं कि उन्हें कंपेल कर सकें, वो अपने सर्वर्स इंडिया में एस्टेब्लिश करें। आज जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो इस चीज की है कि उनके सर्वर्स इंडिया में आने चाहिए, ताकि हम कभी भी उनके सर्वर्स तक पहुंच के फिजिकली हमारी मशीनरी वहां पहुंच के और वहां से इंफॉर्मेशन ले सके। अगर इनका मॉडल, इनके सब कुछ कोड जो भी है और जिनकी कार्यशैली है, वो अगर मीडिया हाउस की तरह है और उसी तरीके के रेवेन्यू मॉडल के साथ ये अपने आप को आगे रखते हैं,
तो फिर उनके क्लासिफिकेशन को मीडिया हाउस की तरह क्यों नहीं डील करना चाहिए, और क्यों फिर इन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए अगर ये कोई गलत कंटेंट या कोई ऐसा कंटेंट जो कि भारत के संविधान, वहाँ के नियमों से अपोजिट या उसकी सीमाओं के बाहर जाता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर ट्विटर के मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट को एक पढ़ना चाहूँगा, कोट करना चाहूँगा, अगर उनको देखें तो ऐसा लगता है कि उनके अपने रूल्स अलग नजर आते हैं। ऐसा क्यों है? किसी एक केस को लेकर स्टेटमेंट दिया गया ट्विटर स्पोक्सपर्सन की ओर से कि वी हैव टेकन एक्शन ऑन tweets that were in violation of the Twitter rules in the with our range of enforcement options। ये उनके ओन ऑप्शंस कैसे हो सकते हैं? जिस कंट्री में आप डील कर रहे हो, जिस क्लासिफिकेशन में आप काम कर रहे हैं, रूल्स जहां तक मैं समझ पाता हूं करने का वो दायरा होना चाहिए। बिल्कुल। जब भी किसी देश में काम किया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली हो, चाहे वो ऑफलाइन मीडिया से हो, उस देश के लॉज का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहना कि ये हम नहीं फॉलो करेंगे या अपने रूल्स के ही हिसाब से चलेंगे, जो हमारी खुद की पॉलिसी है, वो एक आई वॉश की तरीके से है, क्योंकि या वो एक वायलेशन मान सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि लॉज का वायलेशन कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि सिर्फ अपनी ही पॉलिसी के दायरे में रहेंगे, तो वो गलत है। क्योंकि एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ, हमारे लॉ, जब हम कहते हैं भारत देश का लॉ है, इंटरमीडियरीज को मैंडेटरीली टर्म्स एंड कंडीशंस लगाने जरूरी हैं, मैंडेटरीली उनको प्राइवेसी पॉलिसी लगाना जरूरी है, और एक पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर को रखना जरूरी है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिकली उनसे डेटा मांगा जाए तो 36 घंटे के अंदर उनको इन्वेस्टिगेशन अगर ऑन करी जाए और एक्चुअल नोटिस मिले, तो उसको डेटा भी, उस पर एक्शन लेना जरूरी है। उसका डेटा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस 90 दिन के लिए उसको सेफगार्ड करना जरूरी है। ये सारे जो कानून बनाए हैं, पेपर टाइगर तो नहीं है, इसका कोई एक महत्व है, इसीलिए बनाए गए हैं। और नहीं तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन किसी क्राइम की करेंगे कैसे? और उनसे सहयोग नहीं मिलेगा तो वो जो कंटेंट इंक्रिमिनेटिंग है, जो कंटेंट इलीगल है, वो हटेगा कैसे? तो ये कह देना कि सिर्फ हम तो इंटरमीडिएटली हैं और हमारा तो कोई कंटेंट हम मॉड्यूलेट नहीं करते, लॉ से वो एस्केप नहीं कर सकते, लॉ को वो ये नहीं कह सकते हम उसका पालन नहीं करेंगे, वो कहना गलत है। क्योंकि वो बिल्कुल, अगर जैसे ही उनको इस चीज का एक्चुअल नोटिस मिल जाता है, अगर वो इसकी एडिटिंग नहीं भी करते, मॉनिटरिंग नहीं भी करते, पर जब एक्चुअल नोटिस मिल जाता है तो उनका ये उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, ये उनका एक ड्यूटी है कि वो उसको लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करके उसकी इन्वेस्टिगेशन में भाग लें। तो ये बहुत जरूरी है और वो करते नहीं, क्योंकि जैसे अभिषेक जी ने भी बोला कि सर्वर बाहर है, वो कह देते हैं कि हम तो एस्केप कर लेंगे, हमारा एग्जेम्पशन है, क्योंकि हम तो सेक्शन 79 आईटी एक्ट के अंडर हमारे को एग्जेम्पशन मिल रखा है। बट ये एग्जेम्पशन भी किसी क्लियर पर्पस के लिए और किसी क्लियर बाउंड्री तक दिया गया है, जब तक कि उनको इस चीज का मालूम नहीं है कि उनके प्लेटफॉर्म पे कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है, और जहां तक वो खुद उसे मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, उस दायरे तक ही उनकी एग्जेम्पशन अलाउ है, उसके बियॉन्ड वो लायबल हैं। और यही चीज जाननी बहुत जरूरी है कि एक रेगुलेटर का होना आज के टाइम में, जब सोशल मीडिया एक खुद पब्लिशिंग हाउस बन चुका है, एक रेगुलेटर का होना बहुत जरूरी है, और स्पेशली वहां जहां एडिटिंग मॉनिटरिंग कंट्रोल्स हैं। क्योंकि वो ये तो नहीं कह सकते कि हम पैसा भी कमा लेंगे, पूरी जनता जो है भारत की उसका पर्सनल डेटा भी ले लेंगे, या हम पूरी जनता को जो भी हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है उससे कमर्शियली एक्सप्लॉइट भी कर लेंगे, पर हम भारत के कानूनों का पालन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा सर्वर बाहर है। ये कहना कहाँ तक एक तरफ सर्वर बाहर और दूसरी तरफ की कंटेंट किसी ने डाला उसको हम देखते नहीं, और जब पता चलेगा तो अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हाथ में नहीं है। अगर कोई मीडिया हाउस करने का कोई भी गलत इंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन रखती है तो उस मीडिया हाउस पर कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ केसेस दर्ज होते हैं। तो फिर ट्विटर इससे अलग कैसे खड़ा हो जाता है? सोशल मीडिया के दूसरे जो मैं कहूं कि बड़े प्लेटफॉर्म से वो अपने आप को कैसे अलग खड़ा कर सकते हैं? वो ये कहते हैं कि मिलियंस ऑफ पेजेस और मिलियंस ऑफ पोस्ट हर रोज की डल रही हैं, हम कैसे उसको देख सकते हैं? देखिए, हमारे इंटरमीडिएट गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा गया है कि ड्यू डिलिजेंस जो है वो फिर भी उनको करनी पड़ेगी, और वो ड्यू डिलिजेंस की जो भी कानून है उसको हमें ज्यादा अच्छे से एलैबोरेट करने की जरूरत है, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस एक एम्बिगुअस टर्म है। अब उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, कुछ हद तक उसमें दिया भी है। आप इंटरमीडिएट गाइडलाइन देखेंगे तो कुछ टर्म्स बहुत क्लियर हैं, जैसे कुछ एंटी रिलीजियस नहीं लिख सकते आप, उसमें कुछ हेट स्पीच नहीं कर सकते, कुछ इलीगल कंटेंट नहीं डाल सकते। तो इलीगल कंटेंट की डेफिनेशन हार्मफुल टू माइनर्स भी कुछ कंटेंट हो नहीं डाल सकते। अगर कुछ पॉलिटिकली इंक्रिमिनेटिंग हो, किसी को इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस करे, इस तरीके के कंटेंट
नहीं डाल सकते। तो जब हम ऑब्सीन कंटेंट नहीं डाल सकते, इलीगल कंटेंट नहीं डाल सकते, या एंटी रिलीजियस या पब्लिक हार्मनी को डिस्टर्ब करता हुआ कंटेंट नहीं डाल सकते, तो इस तरीके की ड्यू डिलिजेंस की ड्यूटी आज भी है उन पे। और अगर वो उसे निभा पा रहे हैं तो एक तरह से अगर वो उसे हटा करके फिर ही पोस्ट करने दे रहे हैं, तो वो तो फिर एडिटिंग कंट्रोल रख रहे हैं। और अगर फिर तो वो इंटरमीडियरी के दायरे में है ही नहीं, पहली बात तो ये है। और अगर वो एडिटिंग नहीं कर रहे तो फिर वो ड्यू डिलिजेंस का पालन नहीं कर रहे, तो वो इंटरमीडिएट गाइडलाइन को वायलेट कर रहे हैं। तो ये जो है ना एक ग्रे एरिया है इस टाइम, जिसपे हमें चर्चा हम सही मुद्दे पे कर रहे हैं कि क्या उन्हें ड्यू डिलिजेंस गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। और अगर वो कह रहे हैं नहीं जी हम नहीं कर पा रहे हैं, बस इतना तक ही करते हैं कि बस कुछ चाइल्ड पोर्नोग्राफिक ना हो या कुछ बहुत ही इलीगल ना हो, तो उसके बियॉन्ड जितने बाकी दायरे दिए गए हैं वो अगर उसमें वायलेशन है तो वो फिर मतलब लॉ का कानून का पालन नहीं कर रहे। तो ये कैच 22 टाइप ऑफ सिचुएशन है। कर्णिका कह रही बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दो सवाल इससे उभरते हैं कि पहला ये कि अगर कोई भी एक कंपनी ओनर या कंपनी का मैनेजमेंट ये कहे कि मेरे यहाँ 2 लाख एम्प्लॉय है, इसलिए मैं सबके बारे में नहीं बता सकता हूं कि किसका क्या कैरेक्टर है, तो क्या उसके ऊपर अगर कोई अपराध करता है उसका कोई एक एम्प्लॉय, तो क्या वो मैनेजमेंट उससे बरी हो जाता है? और अगर आप नहीं मैनेज कर सकते हैं और जिस तरीके से आपके टूल और जो आपके मैं कहूं कि नई नई एल्गोरिदम नजर आती हैं उसके जरिए, तो फिर क्या इनको रिक्लासिफाइड करने की जरूरत है? और क्यों नहीं इन पर दूसरे हाउसेज या दूसरी कंपनियों की तरह जो कानूनी सीमाएं हैं, जो बंदिशें हैं, उनको लगाया जा सकता है? देखिए कविन जी, एनीथिंग दैट इज अ क्राइम ऑफलाइन, मतलब रियल जिंदगी में जो चीज़ क्राइम है वो ऑनलाइन करने पे भी क्राइम है। केवल वो इंटरनेट पे हो रहा है, और वो अगर डिफेमेशन या थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी या चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर वो एक्चुअल लाइफ में है तो वो ऑनलाइन भी उसी सेक्शंस को अट्रैक्ट करता है। तो इससे तो कोई बच नहीं सकता। जो लॉ ऑफ द लैंड है वो सबको एप्लीकेबल है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो सबको एप्लीकेबल है। केवल हम एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म है इसलिए हम पे कानून लागू नहीं होता, ये तो कोई दलील नहीं हुई। इसीलिए जितने सारे हमारे कानून हैं ये उन पर पूरी तरह लागू हैं। दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि इंटरमीडिएट गाइडलाइंस को ये लोग नहीं मान रहे हैं, जैसा अत्रे जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि डेटा लोकलाइजेशन जब होगा, तो अब जो PDPR एक्ट आ रहा है हमारे यहाँ पे, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो आ रहा है, उसमें डेटा लोकलाइजेशन की बात की गई है। एक बार डेटा लोकलाइजेशन हो जाएगा तो हमारे लिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए आसान होगा कि हम इंफॉर्मेशन निकाल पाएँ अबाउट एनी ऑफेंस दैट इज़ बीइंग कमिटेड। क्योंकि आप देखिए, जब हमको कोर्ट जाते हैं तो हमको एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, और वो एविडेंस जो होता है वो इन कंपनियों के पास होता है। जब हम एविडेंस निकालने जाते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, हम आपको मेटा डेटा दे सकते हैं, एविडेंस नहीं दे सकते हैं। एविडेंस के लिए आप कोर्ट प्रोसेस लाइए, ये बहुत मुश्किल होता है, या फिर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज़ के तहत आइए। तो एमलैट, लेटरोगेटरी, ये सब करते करते कई साल लग जाते हैं, और तब तक ये लोग एविडेंस नहीं प्रिजर्व करते। तो ये सिचुएशन ऐसी बन गई है जहाँ पर ये फ्री फॉर ऑल हो गया है, और जहाँ पर लोग कुछ भी चाहे तो कर सकते हैं, डिफेमेटरी चीज़ें डाल सकते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाल रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। तो इसको कहीं ना कहीं कर्ब करना, इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरमीडिएट गाइडलाइंस 2011 का रूल 7 देखें तो उसमें यह भी लिखा है कि व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉफुल ऑर्डर, इंटरमीडिएट शैल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और एनी असिस्टेंस टू गवर्नमेंट एजेंसीज हु आर लॉफुली ऑथराइज्ड। तो ये इनका काम बनता है। लेकिन हर बार आप देखें, जब भी आप इनके पास जाते हैं कि वी वांट दिस इंफॉर्मेशन, तो ये कहते हैं कि एक तो पहली बात ये हमारे इसमें बैठता नहीं है कि ये वेदर इट इज़ ऑफेंस और नॉट, ये हम तय करेंगे। मुझे ये बताइए, ये मैंडेट इनको किसने दिया? आर दे नेशन स्टेट? आर दे कोर्ट? आर दे पार्लियामेंट? हु आर दे? दे आर अ प्राइवेट कॉर्पोरेट कमर्शियल इंटरेस्ट। तो ये लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या फ्री स्पीच है, क्या नहीं है, हमने क्या हटाना है, क्या नहीं है, कौन सा एविडेंस हम दे सकते हैं, कौन सा नहीं दे सकते हैं? तो ये टोटली लॉ के वायलेशन में चल रहा है, और ये एनॉमलस सिचुएशन करेक्ट करने का समय आ चुका है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन में डेटा लोकलाइजेशन आएगा, और उसमें डेफिनेटली डेटा लोकलाइजेशन आने के बाद में हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन में ये आसानी हो जाएगी कि हम उस कंटेंट को ऑब्टेन कर पाएँ। एक बात और छोटी सी कही गई है इस इंटरमीडिएट गाइडलाइंस 2011 में। इनफैक्ट 2018 में भी एक अमेंडमेंट की कोशिश हुई, लेकिन सारी लॉबीज बना के इसको मुझे लगता है विरोध किया गया। 2018 की गाइडलाइंस और स्ट्रिंजेंट थी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस, और मुझे लगता है अमेंडमेंट जल्दी ही आएंगी।
लेकिन अगर आप देखें तो पुरानी गाइडलाइंस में भी एक बात कही गई कि आप ऐसा कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोविजन नहीं लाएंगे जो हमारे लॉज को सरकमवेंट कर जाए। लेकिन मैं जानता हूँ इनक्रिप्शन एक बड़ा कंटेंशियस सा डिबेट है, पर अगर आप कह देते हैं कि भाई मैं तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हूँ, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये क्या है, तो ये एक तरह का टेक्नोलॉजिकल सरकमवेंशन हुआ जो टेक्निकली आप देखें तो 2011 के इंटरमीडिएरी रूल्स के खिलाफ है। सो ये सारे लीगल इश्यूज हैं, इनका कहीं ना कहीं फैसला होना मुझे लगता है बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये एक अच्छा डिबेट आपने इस पर लिया जहाँ पर इन विषयों की सारे लोगों को जानकारी हो। नहीं तो एक वन साइडेड सा डिबेट होता है कि जैसे ही आप सोशल मीडिया कंपनियों के बारे में बात करने लगते हैं तो ये इनके मीडिया कंपनियों के अधिकार की बात होती है, ना तो यूजर के कोई अधिकार की बात करता है, ना विक्टिम के अधिकार की कोई बात करता है, ना तो प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन फ्रॉम वायलेंस, फेक न्यूज़, पोर्नोग्राफी, टेररिस्ट रेडिकलाइजेशन, इसकी कोई बात नहीं करता है। तो ये सारी गाइडलाइंस क्या इन मीडिया कंपनियों के प्रोटेक्शन के फायदे की हैं? ऐसा तो नहीं है, इसका ये इंटरप्रिटेशन लेना गलत होगा। और जब भी हम फ्री स्पीच की बात करें तो केवल ये कंपनियां जिनका खुद का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, चाहे आप कैम्ब्रिज एनालिटिका केस देखें या आप अलग अलग जगह पे केसेस देखें, तो ये आप देखेंगे कि ये सब जगह डिसरप्शन फैलाने का काम इन प्लेटफॉर्म पे से हो रहा है। और कहीं ना कहीं बिग टेक की जिम्मेदारी बनती है, जितने बड़े आप हैं, जैसे आपने कहा कि एक कंपनी है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, तो ये जिसको आप लॉ में जिसको आप कहते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी या एजेंसी, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका एम्प्लॉय या आपके प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ हो रहा है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। दूसरी एक चीज़ आती है ड्यूटी टू केयर, कि आपके प्लेटफॉर्म पे से अगर दुष्परिणाम हो रहे हैं तो आप इस पे आपकी एक ड्यूटी टू केयर है कि आप अपने यूजर्स के प्रति केयरफुल रहें और उनके हितों का संरक्षण करें। तो मुझे लगता है समय आ चुका है कि इसको कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जाए। कवीन जी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ब्रजेश जी आपने दिए। अत्रे साहब, जो ब्रजेश जी कर, मैं थोड़ा सा इसको और अगर बड़ी तस्वीर में और संवैधानिक और कानूनी ढांचे में समझना जाऊं, क्योंकि बहुत मैं कहूं कि गलत शायद इस तरीके की बातें कही जाती हैं या अंदेशा है या लोगों को आशंकाएं हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या मौजूदा नियम और कायदों के दायरे में सोशल मीडिया के इन बड़े प्लेटफॉर्म्स को बांधा जा सकता है, क्या वो जवाबदेह हैं? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि बार बार आप नोटिस देते हैं, बार बार उनको आप कहते हैं कि आप ये इस तरीके से बचिए, इस तरीके से हैंडल कीजिए, लेकिन हर बार तर्क और दलील कुछ उसी तरीके की होती है कि ना तो भारत में आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव बिठाते हैं, ना ही कोई ऑफिस का एड्रेस होगा और आपका सर्वर भी नहीं होगा। इन सब के बावजूद क्या हम उन्हें कानूनी सीमाओं में बांध सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? देखिए, ये तो सरकार अगर चाहे तो इन्हें बांधा जा सकता है। सेक्शन 69A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, जो स्पेसिफिक है कि जहां चाहे वो इस तरह के कंटेंट्स रोक सकती है, गवर्नमेंट के पास पावर्स है। इसके अलावा चाइना में देखें, वहाँ गूगल तक यूज नहीं होता, वो अपने प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज नहीं होता कर सकते वहां पे। अब एक चीज आती है एंड टू एंड एनक्रिप्शन की, जहां बात आती है तो वहां राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच आता है सामने, और राइट टू प्राइवेसी भी आता है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन की जब हम बात करते हैं तो राइट टू प्राइवेसी इज नाउ फंडामेंटल राइट एज वाज डिसाइडेड बाय 9 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली। तो हमें वो चीज भी देखनी पड़ेगी। नो डाउट कि ये लोग हेटेड मैसेजेस फैलाए जाते हैं जब इस तरह के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए। अब जो डिबेट शुरू हुई है, बेसिकली जो टूल किट ट्विटर की दी है, इस तरह से इसको हैशटैग करके और इस मूवमेंट को बढ़ाना चाहिए, तो यहाँ तो उनके पास सारी मॉनिटरिंग है, चाहे ट्विटर के पास हो, फेसबुक के पास हो, यूट्यूब को आप देखेंगे, यूट्यूब पे चैनल पे आप अगर कोई कंटेंट अपलोड करेंगे तो वो 2-3 घंटे लेता है, उसके बाद में वो करते हैं। और कई बार कुछ ऐसा उसको दिखाई देता है इन्फ्रिंज हो रहा है तो वो रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इजीली तो आप अपलोड नहीं कर सकते वहां पे। तो इस तरह का फेसबुक या ट्विटर क्यों नहीं यूज कर सकता? जब व्हाट्सएप ने शुरू कर दिया है कि आप फॉरवर्ड करेंगे, पहले 253 तक एक साथ फॉरवर्ड कर सकते थे, अब शायद 5 से ज्यादा नहीं है, वो फॉरवर्ड करते हुए वो एक बार के बाद दोबारा आ जाएगा, दिस इज फॉरवर्डेड मैसेज। करने को अगर ये आएंगे, इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा तो ये करेंगे। ट्विटर भी कर सकता है, फेसबुक भी कर सकता है। व्हाट्सएप ने शुरू कर दिया क्योंकि व्हाट्सएप के कंपटीटर आने लगे हैं मैदान में। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लोग मोनोपोली एंजॉय कर रहे हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो। फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म हमारे पास दूसरा जल्दी से नहीं है, लेकिन जहां व्हाट्सएप को लगा कि अच्छा इसके मुकाबले में वो सिग्नल और दूसरा एक वीचैट आने लगा था, तो उन्होंने तुरंत मीडिया न्यूज़पेपर में भी दिया, नहीं वी आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड एंड वी फॉलो प्राइवेसी लॉज। तो
ये अपने आप ही रेगुलेट करना शुरू कर देंगे, जहां इनके कंपटीटर्स मार्केट में आएंगे और इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। और ये कहना कि हमारे सर्वर बाहर हैं इसलिए हम नहीं देंगे, एक बार गवर्नमेंट डिसीजन ले ले कि हाँ भाई हम अगर तुम इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे हम तुम्हारा ये बंद कर देंगे इंडिया में, देखते क्या कौन नहीं देगा इन्फॉर्मेशन, 2 दिन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए पॉलिटिकल विल की भी जरूरत है। तो आप कहें कि जी एक इंटरेस्टिंग विषय पे इस पे बात चल रही है, मैं बताना चाह रही थी। एक केस हुआ था जिसमें एक फॉरेन सर्वर इन्वॉल्व था और फॉरेन वेबसाइट इन्वॉल्व थी। दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस किया था हमने, उसमें एक डिफेमेटरी मटेरियल को हटाया गया, रजिस्ट्रार को अगर नोटिस भेजा और उन्होंने उसको सबमिट किया जुरिस्डिक्शन को, इंडियन कोर्ट के, और वो एक वेबसाइट को ये बोला गया कि अगर आप नहीं कंटेंट हटाएंगे तो हम आपका वेबसाइट पब्लिक एक्सेस से हटा देंगे। तो अगर इस तरीके से कड़ी डायरेक्शंस हम हमारे कोर्ट्स दे सकते हैं तो क्यों नहीं गवर्नमेंट के ऑर्डर्स और जो कोर्ट का अगर ऑर्डर हो तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ये ओबे करना पड़ेगा। ये बिल्कुल पॉसिबल है, जहां चाह है वहां राह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, बट ये आज के टाइम में बहुत लागू होती है, स्पेशली ऑन द और आप तीनों की जो राय है उसके मुताबिक अगर मैं गलत नहीं हूं तो रास्ता भी है, कानूनी सीमाएं भी हैं, और उसके लिए थोड़े से सरकार को कठोर कदम और कठोर इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।